चूँकि जैविक में हम मूंग की खेती कर रहे हैं तो हमको इसकी किस्मों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हमको ऐसी किस्मों का चयन करना है जिसमें जो छत्तीसगढ़ में बीमारियां आती है इसमें वो बीमारियां नहीं आए। जैसे पीला मोजेक है, उस बीमारियों का काफ़ी प्रकोप रहता है, तो ऐसी बीमारी ना आए वैसी किस्मों जो प्रतिरोधी है, जैसे हम 1, हम 12, हम 16, प्रज्ञा, पैरी मूंग, पूसा विशाल, इन किस्मों का हम चयन कर सकते हैं। इन किस्मों को आप जैविक खेती में लगाया जा सकता है। लगाने का जो तरीका है वो ये रहता है कि इसको हमको छिड़काव विधि से नहीं लगाना है, इसको हमको कतार से लगाना है। तो देसी हल के पीछे लाइन में, कतार में, कुंडों में इसकी बुआई कर सकते हैं, या हम सीड ड्रिल के द्वारा भी कर सकते हैं। खरीफ के सीज़न में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो हमारे जो बीज की मात्रा रहेगी वो 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर रहेगी। और अगर ग्रीष्मकालीन में अगर हम बुआई कर रहे हैं गर्मी के महीने में, तो हमको जो हमारा बीज दर होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। वो करीब 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हमको बीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। जो कतार से कतार की दूरी है वो हमको खरीफ में 30 से 45 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, और गर्मी के मौसम में हमको इसको 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान
38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, अपने पौष्टिक गुणों के कारण मक्का बहुउपयोगी फसल है। हम इंसान इसके बहुत तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे भुट्टे के रूप में, बेबी कॉर्न के रूप में, कॉर्नफ्लेक्स के रूप में और पॉपकॉर्न के रूप में। हमारे लिए तो ये उपयोगी है ही। इसकी पत्तियाँ, इसके तने और इसके दाने ये हमारे पशुओं के लिए भी एक बहुत अच्छा आहार है, इसलिए इसकी बाज़ार में मांग भी बहुत है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका प्रति हेक्टर उत्पादन भी अधिक होता है, इससे आपको लाभ भी अधिक होता है। तो साथियों, इस बहुउपयोगी फसल की खेती कैसे करें, इसके उन्नत तरीके से कैसे हम खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार द्विवेदी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, मक्के की खेती से संबंधित यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो, यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, खाद्यान्न उत्पादन में मक्के की क्या भूमिका है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लगातार मक्के का रकबा बढ़ रहा है। किसान हमारे इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी जी। और इसका आकर्षित होने का जो कारण है कि इसकी उत्पादकता काफ़ी अच्छी होती है, प्रजातियां बहुत अच्छी आ गई हैं। जी जी। तो हमारे किसान भाई इसका उत्पादन लेकर के अपनी आय बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में लगभग 300,000 हेक्टेयर रकबा हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। अच्छा। पिछले कई सालों में काफ़ी उत्तरोत्तर प्रगति इसके रकबे में हुई है। जी जी। तो इससे ये पता चलता है कि किसानों को लाभ हो रहा है, तभी किसी भी फसल का रकबा लगातार बढ़ रहा है। जी जी जी। सर, अगर हमारे किसान भाई मक्के की फसल लगाना चाहते हैं तो उन्हें भूमि का चयन कैसा करना चाहिए, किस तरह की भूमि का चयन करें वो, और ज़रूरी है क्या कि भूमि का चुनाव करने से पहले उन्हें भूमि का मतलब अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाना ज़रूरी होता है क्या?
जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में, जी। क्योंकि हमारी मृदा में लगातार जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी समय से जो परीक्षण हो रहे हैं सरकार के द्वारा या जी। किसानों के द्वारा उनके जी। खेतों में, तो जो नमी या ये कहें कि जो उर्वरक में कमी आ रही है या उनकी उर्वरता में कमी आ रही है, जी जी। इसका मतलब है कि पोषक तत्वों को हमें उसी के आधार पर देना चाहिए। अच्छा। जो उनकी संस्तुत होना चाहिए या उसमें जो पोषक तत्वों की कमी है, जी। तो उसके लिए सॉइल टेस्ट जो कराना बहुत ज़रूरी है। सरकार की योजना का लाभ लेते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से वो अपनी मृदा का टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद जिस पोषक तत्व की कमी हो उसके आधार पर ही, उनकी संस्तुति के आधार पर ही उसमें उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जी जी। और रही बात मिट्टी के चुनाव की, जो दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का चुनाव, इसमें वैसे हम मक्का एक ऐसी फसल है जिसको आप सभी तरह की मिट्टियों में आप लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बलुई दोमट या दोमट मिट्टी होती है जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है, अच्छा। अधिक ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होता है, उस पे लगाना ये सबसे उपयुक्त माना जाता है इसको। जी जी। सर, अगर मक्के की खेती करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, तो खेत की तैयारी किस तरह से करें? और आजकल हम ये देख रहे हैं कि खेत की तैयारी करने का पहला स्टेप यह रहता है कि हमारे किसान भाई जो पिछली फसल लगाए रहते हैं उसको जला देते हैं, उसके बाद में फिर नई फसल लगाने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये कितना नुकसानदेह है और किस तरह से तैयारी करें मक्का लगाने की? देखिए, ये पूरे हमारे देश का ज्वलंत मुद्दा है कि जो किसान भाई खेतों में आग लगाते हैं। मैं ये संदेश देना चाहूँगा अपनी तरफ से भी और कृषि समुदाय की तरफ से भी कि ये हानिकारक है। जी जी। हम ऊपरी भूमि की ऊपरी सतह पर अगर आग लगा देते हैं जी जी। तो जो मृदा की ऊपरी सतह होती है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जी जी, वही सबसे ज़्यादा उर्वर होती है। अच्छा। और उर्वर होने का कारण होता है उसमें जो माइक्रोबियल बैक्टीरियल एक्टिविटीज, जो ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं या सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, उनका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है आग लगाने से, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है पौधे की, मिट्टी की, उसका लॉस हो जाता है आग लगाने से, और किसान भाइयों के लिए हितकर नहीं है। इसलिए मेरा खास तौर से संदेश है किसान भाइयों के लिए, खास तौर से इस सीजन पे। अभी आप देखेंगे किसी भी तरफ निकल जाएंगे, किसान भाई प्रायः देखते हैं कि जो धान का पैरा जला रहता है, डला रहता है खेत में, उसको साफ करने की बजाय उसमें आग लगा देते हैं। नहीं लगाना, मेड़ों में घास है उसको जलाने के लिए, उसको हटाने के लिए आग लगा देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे आपकी उर्वरा शक्ति में नुकसान होगा। और वो कई तरह के नुकसान और भी हैं, जलवायु में भी काफ़ी नुकसान, जलवायु परिवर्तन में भी इसके काफ़ी नुकसान देखने को मिलते हैं। जी जी। इसलिए ये उचित नहीं है उसको सड़ाने की। जो आपका पैरा पड़ा हुआ है खेत में, उसको विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी सरकार ने योजनाएं, या ये कहें कि उसके लिए हमने ऑलरेडी विकसित किया हुआ है। उसको सड़ाने के लिए केमिकल आता है, उसको सड़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। उसका उसमें स्प्रे करके थोड़ा सा नमी बना के अगर रखेंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे पैरा को, वो सड़ जाएगा और खाद के रूप में आपके खेत में काम आ जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के समय पे, और यही मेरा संदेश है कि उसको जलाएं नहीं, उसको खाद के रूप में परिवर्तित करके उसको पुनः अभी खरीफ की जैसी फसल आएगी उसको आप खेत में ही मिला दें, जिससे कि आपकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। सर, हमारे छत्तीसगढ़ की मिट्टी और जलवायु के मतलब ध्यान रखते हुए मक्के की कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए? देखिए, मक्का बहुत ही कई तरह का होता है मक्का। डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉप कॉर्न, 7-8 तरह का मक्का होता है। तो प्रायः प्रजातियां भी सबकी अलग अलग होंगी। बेबी कॉर्न है, छोटा सा होता है, आप देखते हैं होटलों में आजकल काफी उपयोग में लाया जाता है, सूप वगैरह या उनकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। स्वीट कॉर्न है, आप देखते हैं कि जैसे ही अभी बारिश का मौसम शुरू होगा आपको मार्केट में जगह जगह पर दिखने लगेगा। और काफ़ी लोग चाव से खाते हैं। 1-2 बारिश होने के बाद काफ़ी मात्रा में मार्केट में मिलता है और रेट भी अच्छा मिलता है उसका। तो रही बात प्रजातियों की, तो प्रजातियां देखिए, ये वैसे खरीफ में ज़्यादातर लगाया जाता है मक्का। लगभग 70-75% रकबा हमारा जो मक्के का है वो खरीफ आधारित है। अच्छा। तो इसमें 3 तरह की प्रजातियों को आप अगर बांटते हैं तो एक शीघ्र पकने वाली, एक मध्यम अवधि में पकने वाली और तीसरा देर से पकने वाली। अच्छा। तो हम उसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी प्रकाश हो गई जो शीघ्र पकने वाली में से है, मध्यम पकने वाली में से जो NS10 हो गई, और आपका ये बुलंद है, ये लेट से पकने वाली प्रजातियां हैं। अच्छा। तो इस तरह करके ये जो प्रजातियां हैं, कुछ ICR जो भारत सरकार जो कृषि विभाग है, जो हमारा
ICR है उसके द्वारा भी निकली हुई प्रजातियां अच्छा। हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है इनकी प्रजातियों जी में। जी जी। तो ये हमारा जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संस्तुत की गई प्रजातियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। अच्छा। इनको किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार पर शीघ्र, मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियों का चयन करके लगा सकते हैं। जी जी। सर, बुआई से पहले बीजोपचार बहुत ज़रूरी है, किस तरह से करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को मक्के का बीजोपचार? जी, ये आजकल काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि पहले मक्के में इतनी बीमारियां, कीड़े नहीं आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी समस्याएं बढ़ रही हैं। जी जी। तो उसके लिए हमें बीज उपचार बहुत आवश्यक है। वैसे इसके लिए एक शब्दावली होती है FIR। अच्छा। मतलब FIR का मतलब हो गया, पहले फंजीसाइड से उसको आप उपचारित करिए, अच्छा। फफूंदनाशक से। जी जी जी। FI, F से वो हो गया, I से इंसेक्टिसाइड। अगर आपकी जमीन में किसी भी तरह की कोई कीड़ों की समस्या है तो आप इंसेक्टिसाइड से उसको उपचारित करिए, दूसरा। जी जी। और तीसरा, ये हालांकि सीरियल फसल है तो दूसरा भी आप इसमें जो ट्राइकोडर्मा वगैरह इनसे भी आप उपचारित कर सकते हैं। जी जी। तो ये तीनों तरह के से आप सीड को उपचारित कर सकते हैं और उसके बाद इसको बोना चाहिए। जी जी। सर, आपने बोने की बात कही, तो बुआई के कौन कौन से अच्छे तरीके हैं जिससे हमारे किसान भाई बुआई करें तो अच्छी फसल हो? जी, बोने के कई तरीके हैं, प्रचलित हैं यहाँ पर। खास तौर से देखिए, मैंने कहा सर कि पहले एक साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं गिरीश कुमार साहू बोल रहा हूँ परसदों से। जी साहू जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मक्का की वैरायटी के बारे में पूछना था। जी। मतलब कितना उत्पादन आता है एकड़ में उसको? जी अच्छा, सर बताइए। जी, साहू जी, उत्पादन इसका देखिए अवधि के हिसाब से आप देखेंगे तो लंबी अवधि की होगी तो ज़्यादा उत्पादन आता है। हेक्टेयर में देखेंगे तो लगभग 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। जो दाना होता है उसका, जब सूखे दाने के रूप में इसका उत्पादन 50 से 60 कुंटल आप आसानी से प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। जी सर, आप बुआई की विधियां बता रहे थे हमें इस प्रश्न से पहले। जी बताइए। हाँ, सर, बुआई की विधियों में से अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि तीनों सीजन में इसको लगाया जाता है, खरीफ में भी, रबी में भी और जायद में भी। अच्छा। तो खरीफ में प्रायः हमारी जो वर्षा है सबसे ज़्यादा होती है, 700-800 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो उसको लगाने के लिए आप देखेंगे कि अगर आपके जो खेत है वहाँ पर अगर ढाल अच्छी तरह से नहीं है, पानी भरने की संभावना है, तो उसको रिज बनाकर या कूड़ और मादा बना करके अच्छा। आप लगाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। और ऊपर आपका मक्का रहेगा, नीचे नालियाँ रहेंगी। तो अगर, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 30% 35% ही सिंचित रकबा होता है। जी हाँ। बाकी क्षेत्रों में पानी मतलब उपलब्ध नहीं रहता, सिंचित मात्रा में क्षेत्रफल है हमारा। तो वो अगर वर्षा ज्यादा हो गई तो पानी आपका नालियों में भरा रहेगा। और जब जरूरत होगी तो उसका वो नमी के रूप में इस्तेमाल भी कर लेगा। और ऊपर रहेगा पौधा आपका, तो ज्यादा अगर बारिश हो गई तो खराब भी, क्योंकि इसमें मक्के में लगातार तक 24 घंटे तक अगर पानी से भरा रहता है तो इसकी बढ़वार में फर्क पड़ता है। और इससे ज्यादा समय तक भर रहता है तो पौधा पीला पड़ने लगता है। अच्छा। तो इसलिए इसको हमें ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर पानी का निकास अच्छी तरह से हो। तो जो विधि की बात आई इसमें कि इसमें अगर कूड़ मादा विधि पर लगाते हैं तो सबसे उपयुक्त होता है। और इसके लिए आजकल एक प्लांटर भी आ गया है, इनक्लाइड प्लेट प्लांटर। मीटरिंग डिवाइस उसमें रहती है जो कि आप उसके अंतराल के आधार पर बीज को खेत पर डाल सकते हैं। अच्छा। उसी जो रिज आपने बनाई है उसी पर डल जाएगा। और उसके साथ साथ में रिजर्व भी आजकल आ गए हैं। अच्छा। जो आपकी स्पेसिंग जैसे 65 सेंटीमीटर पे लगाना है, 60 सेंटीमीटर पे लगाना है, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है। जी हाँ। तो आप वो रिजर्व ऐसी पंक्ति बनाता जाएगा। अच्छा। और उसके बाद आप सीड ड्रिल से उसकी बुआई कर दीजिए। अच्छा अच्छा। तो ये एक जिसमें लेबर कम लगती है, मशीनरी से बहुत कम समय में आप मक्के की बुआई इस बीज से कर लेते हैं। और इससे आपका काफ़ी लेबर बचती है और उसके साथ साथ में बुआई भी समय से हो जाती है। और जो समस्या पानी भरने की है, जल भराव की है, वो भी नहीं रहती है इसमें। और उसके अलावा और जो विधियां हैं, जैसे फ्लैट बेड विधि है, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें खेत आपका ढाल 1% का ढाल होना चाहिए। अच्छा। कि जो वर्षा का जल है रुके नहीं, बह जाए। और इसके अलावा भी प्लांटर और भी आते हैं, मेज प्लांटर है, उसको चलाकर भी आप बुआई कर सकते हैं इसको। तो ये 2-3 खास तौर से विधियां हैं। और रबी में अगर आपके पास समय नहीं है, ये तो मैंने खरीफ की बात की, रबी में आपके पास धान के बाद कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास समय नहीं रहता है दूसरी फसल को बोने के लिए। जैसे इसके लिए हम कहते हैं कि अक्टूबर
नवंबर में बुआई होनी चाहिए। अक्टूबर में हमारा धान कटता है, नवंबर आते आते देर हो जाती है खेत को तैयार करना, तो जीरो सीड ड्रिल आती है इसके लिए। अच्छा। तो इसमें हैप्पी सीडर के नाम से भी एक मशीनरी आती है, जिसमें कि खेत में अगर नमी धान काटने के बाद बची हुई है, तो उसमें भी आप तुरंत बुआई इसको कर सकते हैं बिना खेत को तैयार किए हुए इस मशीन के माध्यम से। तो एक रबी में फसल लेने के लिए, समय को बचाने के लिए इस जीरो सीड ड्रिल के माध्यम से भी बुआई की जा सकती है। जी। सर, अभी आपने जल प्रबंधन की बहुत कुछ बात की, तो मक्के की क्रांति की अवस्था क्या होती है और जल प्रबंधन इसमें कैसा करें? कब कब जल देना जरूरी होता है और कब ऐसी अवस्था रहती है कि पानी की निकासी जरूरी हो जाती है? देखिए, मैंने कहा कि इसमें जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी सहनीय नहीं होती है इस फसल में। तो पानी नहीं भरना चाहिए, इसका मतलब पानी का प्रबंधन सही होना चाहिए। जी हाँ। इसकी क्रांतिक अवस्थाओं में तो पानी हमें देना ही है। एक शब्द होता है, किसान भाई जानते हैं इसको, जिसको प्रक्षेत्र धारिता बोलते हैं। अच्छा। जिसको कहते हैं कि फील्ड कैपेसिटी। वो कंडीशन ऐसी मृदा की होती है जहां पर पौधे पर्याप्त मात्रा में पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। अच्छा। तो हमें उस अवस्था को बना के रखना है इसकी सभी क्रांतिक अवस्थाओं में। और प्रायः इसके देखा गया है 3 से 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं मक्के की, और खास तौर से रबी और जायद। सर, पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 मैडम जी, जय जोहार। जय जोहार। आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर कौरज और बेमेतरा से बोला हूँ। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? भुट्टा की खेती के लिए क्या जमीन की मिट्टी परीक्षण जांच कराना आवश्यक है क्या? और कौन सी प्रजाति की करें जो कि हमारे कनात दोमट मिट्टी के लिए लाभदायक हो? जी सर, एक बार फिर बताइए। जी बिल्कुल, आपके 2-3 प्रश्न हैं। पहले तो मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए निर्मलकर जी कि नहीं कराना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सिर्फ यही नहीं, आपकी जो भी फसल आप लगाएं उसके पहले मिट्टी का परीक्षण कृपया आप अपना कराएं, क्योंकि पौधे में कितना पोषक तत्व चाहिए, आपकी मृदा में कितना है, जब तक उसका हम पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर लेते, किसान भाई आप लोग नहीं कर लेते, तब तक उसमें हमें खाद नहीं डालनी चाहिए। तो सरकार की योजना का लाभ लेते हुए आप इसमें मृदा का परीक्षण कराएं और उसके आधार पर संस्तुत उर्वरकों का उपयोग करें। जी। दूसरा उनका प्रश्न था कौन सी किस्म लगाएं, और कन्हार मिट्टी में उन्होंने कहा। कन्हार मिट्टी का मतलब आपकी भारी मिट्टी, काली मिट्टी होगी। अगर उसके पहले वाली मिट्टी है डोरसा, आपने कहा कि दोमट कन्हार कहा है, इसका मतलब वो जो है कन्हार के ऊपर जो होती है, जिसको डोरसा कहते हैं हम, तो डोरसा में आप लगा सकते हैं। प्रजातियां देखिए, आपको अगर खरीफ में लगाना है, आपके पास समय कम है, तो आप प्रकाश और प्रो 42 जो है 4214 है, ये प्रजातियां आप लगा सकते हैं। इसके अलावा विवेक 21 है। इन प्रजातियों का आप जो कम अवधि वाली है, मैंने इनको बताया, ये 75 से लगभग 80 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इनका उपयोग आप कर सकते हैं कम अवधि वाली। मध्यम और ज़्यादा देर से पकने वाली अगर चाहिए तो दूसरी प्रजातियां जैसे बताया मैंने, MS10 और बुलंद वगैरह, इनको भी आप लगा सकते हैं। जी सर, आप हमें बता रहे थे मक्के की क्रांतिक अवस्थाएं कब होती हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए? पहला तो मैंने कहा कि इसके लिए 4-5 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक तो शुरुआती अवस्था में लगभग 10 से 12 दिन में आती है। उस टाइम पे हमें पर्याप्त नमी रहना चाहिए। उसके बाद एक नी हाइट स्टेज आती है। घुटनों की अवस्था, यहाँ तक जो है पौधा आपका हो जाता है, नी हाइट स्टेज उसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर फ्लावरिंग अवस्था आती है, पुष्पन अवस्था। पुष्पन इसमें 2 तरह का होता है। एक तो ऊपर सबसे पहले इसका जो नर फूल आता है, जिसको टेसल बोलते हैं, और उसके बाद मादा फूल आता है, जिसको सिल्क बोलते हैं। तो उस अवस्था में अगर नमी की कमी हो गई तो काफी उपज में नुकसान होता है। और इसके बाद फिर आता है दाना भरने की अवस्था, जिसको मिल्किंग भी कहते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं मैंने बताई। इन 4 अवस्थाओं में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में। इन अवस्थाओं में पानी की कमी होती है तो उत्पादकता 30% तक प्रभावित हो सकती है। जी। सर, आपने ये जो 4 अवस्थाएं बताई, इन चारों अवस्थाओं में खाद का क्या प्रबंधन होना चाहिए, कब डालना चाहिए? और दूसरी चीज़ कि आजकल हम इसको उर्वरक की जगह में, मतलब रासायनिक उर्वरक की जगह में जैविक खाद का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये किस तरह से हमारे किसान भाई उपयोग करें? जी देखिए, खादों के लिए तो ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा खाद उपयोग करने वाली फसल है। सीधी सी बात है, जिसका उत्पादन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी।
तो अभी हमारी छत्तीसगढ़ शासन ने भी जो गौठान गोधन न्याय योजना, इनसे किसानों को उन्होंने जो गोबर की खाद गौठानों से उसको किस तरह से सुपर कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करके किसान उसका उपयोग करें, हमें उसका लाभ लेना चाहिए उस योजना का। और उसके लिए हमने जो है 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसलों के अलग अलग के लिए निर्धारित किया हुआ है शासन की ओर से कि किसान को कम से कम इतना तो डालना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास ज्यादा गोबर की खाद अगर उपलब्ध है तो उसको थोड़ा सा सड़ा करके 1-2 महीने छोड़ करके FOIM कंपोस्ट बना करके उसके बाद अगर उसका उपयोग वो 10 से 11 या 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर उसको अगर अंतिम जुताई के समय पर उसमें मिला देता है तो बहुत लाभ होगा उसको। और इसको हर साल नहीं मिलाना उसको, इसको 2-3 साल में अगर एक बार भी कर देता है तो आपकी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है बहुत अच्छी रहेगी। खासतौर से जो लगातार जैविक पोषक तत्वों का लाश हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो बढ़ जाएंगे और आपकी सॉइल की उर्वरता, मृदा की उर्वरता बढ़ जाएगी, जिससे उत्पादकता और इन्वायरमेंट भी आपका अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है कि इसके साथ साथ में हमें रासायनिक उर्वरकों का कितना उपयोग करना चाहिए। जैसा कहा, दोनों किसान भाइयों ने पूछा कि कितना पोषक तत्व मिलाना चाहिए, क्या सॉइल टेस्ट जरूरी है। तो बिल्कुल सॉइल टेस्ट के आधार पर आप अगर देखेंगे कि शीघ्र, मध्यम और देर से पकने वाली जो हैं, इनमें अलग अलग पोषक तत्व 100 से लेके आपका 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन, 50 से 80-100 किलोग्राम तक फास्फोरस और लगभग 40 से 60 किलोग्राम तक पोटास दिया जा सकता है। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। बहुत सारे विषय अभी भी अधूरे रह गए, हम फिर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।